बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी एनएमडी कैट बायोलॉजी के हवाले से जो फ्री लेक्चर्स हैं उसमें यूनिट नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स। तो इसका पार्ट 1 इंशाल्लाह जी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी मैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं फेडरल की बुक में और टेक्स्ट बुक में उन दोनों को मिलाकर सारे का सारा इंशाल्लाह आप लोगों को मटेरियल अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो ये कंप्लीट डिस्कशन को आप लोग टिल एंड मेरे साथ देखिएगा, सुनिएगा गौर से, ताकि आप लोगों का जो टेस्ट नंबर 2 मैंने लेना है फ्री टेस्ट सेशन के अकॉर्डिंग तो वो अच्छा हो सके। तो जो लास्ट नाइट टेस्ट हुआ जी उसमें जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको बहुत जो है वो मजीद मेहनत करने की भी जरूरत है डेफिनेटली, और उनको स्पेशली जो है वो अपने सेकेंड लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है। और बाकी लोग भी जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो वो क्यों अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब आपको लेक्चर दिया जाता है या तो आप पूरा लेक्चर नहीं सुनते या उसको गौर से नहीं देखते, गौर से सुनते नहीं है। तो इस वजह से बच्चों इसको आप लोगों ने पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से गौर से सुनना भी है, देखना भी है, हर चीज को आपने क्लियर कर लेना है ताकि आप लोगों के मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो सकें। उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ +923466139239। आप लोग क्या कर सकते हैं जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी स्क्रीनशॉट लेकर तो उसकी पिक मुझे सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आप लोगों को मैं इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में एज सब्सक्राइबर ज्वाइन कर लूँ। तो आप लोगों को जी इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, सारे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन से आपको भरपूर फायदा हो सके। तो फेसबुक के ऊपर ही आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से। मेरा फेसबुक के ऊपर जो बायोलॉजी का ग्रुप है बायोलॉजी विद आमिर, उसका लिंक भी आपको नजर आ रहा है, तो उसको भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने इस लेक्चर की तरफ। सो लेक्चर नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं आपको जल्दी से डायरेक्टली अपना जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ की फाइल है, यानी कि जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उस पर ले जाता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये नोट्स की क्वालिटी क्या है और इसमें क्या क्या फायदे की चीजें आपको मिल सकती हैं। तो ये मैंने दोनों को माइंड में रखते हुए, टेक्स्ट बुक फेडरल बुक दोनों को माइंड में रखते हुए ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी मैंने तरीकाकार बताया था पहले कि आप लोगों को गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर, एक ऐप, और उसके बाद फिर उसमें क्लास का जो कोड है जो मैंने क्लास बनाई हुई है वो अगर इनकेस आपको चाहिए तो 500 रुपीज आप लोग जैस कैश या इजी पैसा थ्रू मुझे आप सेंड कर दें मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे भी एज स्टूडेंट ज्वाइन कर लूंगा और वहां पर ये सारा पीडीएफ मैं शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी बात है, जितने भी यूनिट्स हैं उन सब का पीडीएफ प्लस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और बहुत सारा और भी मटेरियल वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो हम चलते हैं बायोएनर्जेटिक्स यूनिट नंबर 2, इंट्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग कह लें कि आप लोगों को जो इसमें ज़हन में रखनी है वो क्या क्या है। अब पहली चीज जो आपको नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा ना इसका पीडीएफ ही खोल लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं जरा इमेज को बड़ा करके दिखा दूं और आपको चीजें आसानी से मोबाइल की स्क्रीन पर भी नजर आ जाएं। ओके जी, ये आपके सामने ना पीडीएफ की ये फाइल मैंने ओपन कर ली है जो कि मेरे नोट्स हैं। तो जिसमें जी सबसे पहली चीज जो इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों को 2 3 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट पेज पर आपको टेक्स्ट बुक की फर्स्ट पेज पर भी ये चीजें मिलेंगी और वैसे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में आपने स्पेशली याद रखनी है। नंबर 1 डेफिनेशन है जी बायोएनर्जेटिक्स, यू नो के इस क्वांटिटेटिव स्टडी। तो आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं कि क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो हम इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं बिकॉज हम लोग इसके अंदर एनर्जी की जो क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट सारी की सारी करते हैं, कितने एटीपी यूज हुए, कितने एटीपी उसके अंदर प्रोड्यूस हुए। तो इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें क्वांटिटेटिवली स्टडी करनी है। नंबर 1 एनर्जी रिलेशनशिप, यानी प्लांट्स का, एनिमल्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, और इसी तरह से सनलाइट से कितनी एनर्जी आई और आगे कितनी गई। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू एनर्जी रिलेशनशिप्स। और फिर उसके बाद उसकी कन्वर्जन, यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो आगे किस में कन्वर्ट हुई, फिर वो आगे किस में स्टोर हुई, ये सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। नंबर 2 जो दूसरी बात इसमें आपको स्पेशली याद रखनी है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस लॉ को ओबे करेंगे, हम लोग इसके अंदर किस लॉ को साथ रिलेट करेंगे। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात क्या रही, ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज पावर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय। तो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा जी, सोलर एनर्जी। बट एक चीज ध्यान में रखने वाली है, जो अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर हम पढ़ते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं और उसको अंडरलाइन नहीं करते, आप लोग इसको हाईलाइट करके रख लें बुक से भी, कि नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट।
अगर आपसे पूछा जाए कि कौन यूज कर सकता है सनलाइट को डायरेक्टली, तो मोस्टली हमारा आंसर प्लांट्स आ जाता है। जबकि प्लांट्स भी सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करते, वो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, देन उसको यूज करते हैं। तो इसी वजह से नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, ऑल कैन यूज केमिकल एनर्जी। ये ध्यान में रख लें, जितने भी हैं वो सारे के सारे केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं इन द फूड सच एज शुगर्स एटसेट्रा। तो कोई भी सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करता। सेकंड लास्ट पर लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मेड पॉसिबल द एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन। यानी जब ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट पर क्या आपको पता नहीं बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे तो वो सल्फर रिलीज करते थे, लेकिन उसके बाद जब वाटर यूज होना शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुई, और यही ऑक्सीजन जब बढ़ती गई तो उससे फिर एवोल्यूशन हुई एरोबिक रेस्पिरेशन की। जो स्टार्ट पर रेस्पिरेशन थी वो एनएरोबिक थी, तो एवोल्यूशन एरोबिक रेस्पिरेशन की किससे हुई? आफ्टर फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट पॉइंट, एटीपी इज द काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी इन अदर वर्ड्स फोटोसिंथेसिस के अंदर के एटीपी यूज होता है। अब वही एनर्जी स्टोर हो जाती है इनटू ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन के दौरान और उस दौरान रिलीज होता है एटीपी दोबारा से। तो इस तरह से ये एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस के दरमियान में केमिकल लिंक है। तो चार ऑप्शंस आपको दे दी जाएं, केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज एटसेट्रा, इनमें से कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा आंसर? एटीपी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर शुरू पर जरूरी बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस के अब डिटेल में चलते हैं। पहली बात तो ये कुछ 3-4 बातें डेफिनेशन से भी रिलेट करती हैं जो इंट्रोडक्शन के तौर पर इनिशियल बेसिस में या इनिशियल चीजों में आपको माइंड में रखनी है। नंबर 1 लिखा हुआ है केमिकली फोटोसिंथेसिस आर रिडॉक्स प्रोसेस। तो पहली बात तो ये याद रख लेंगे कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है। अब रिडक्शन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ये टेक्स्ट बुक के अंदर छोटी सी एक गलती है, उसने लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर रेड्यूस, जबकि दोनों रेड्यूस नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड की इस केस में होती है रिडक्शन और वाटर की होती है ऑक्सीडेशन। इसलिए याद क्या रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की, इज रेड्यूस्ड इनटू अ ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बारे में आगे जो लिखा हुआ है वो जरूर माइंड में रख लेंगे, फेडरल की बुक में स्पेशली मेंशन है रेड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दी जाए कि ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन इनमें से कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और रेड्यूस फॉर्म इनमें से कौन है, तो वो फिर आप लोग याद रखेंगे इसमें से डेट इज जो है वो ग्लूकोज। तो 1 मिनट की कॉल आगे, मैं दोबारा से जरा ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद वाटर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें दोनों की ही रिडक्शन नहीं होती, लेकिन वाटर जो होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज तो इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन होती है, सो विच इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन। सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये फिर क्या है, ये एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है, इन विच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स में हम किसको रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So they are transformed into energy rich molecules such as glucose. अब ये सिंपल सी इक्वेशन है जो आप लोगों की आपकी बुक में भी है, कंप्लीट इक्वेशन जिसको कह लें कि पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसमें आप लोगों ने ओवरऑल याद रखना है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड प्लस लाइट। तो ये तीनों को मैं रखूंगा रिएक्टेंट्स में। जो ऊपर क्लोरोफिल लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ रिएक्टेंट और ना ही ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में हम रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, रिएक्टेंट में रखते हैं तीनों को, और प्रोडक्ट्स में रखते हैं 3 चीजों को, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आप लोगों को समटाइम नेट यील्ड पूछी जाती है। और नेट यील्ड क्या होता है कि एक चीज इनपुट में कितनी है, एक चीज आउटपुट में कितनी है, और आउटपुट में में से जब हम इनपुट को माइनस कर देते हैं तो वो आ जाती है नेट यील्ड। और अगर आपसे पूछी जाए कि नेट यील्ड ऑफ वाटर, जो कि मोस्टली हम जारी बात है कि वाटर को ही लेंगे, वाई बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को जो स्पेशली ये फार्मूला ही गलत है थोड़ा सा, इसको मैं जरा पहले क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद मैं अगली बात करता हूं आप लोगों से। ओके ये मैंने ना पहले वो जो थे कुछ फार्मूला वाटर का वो गलत था, वो सही कर दिया, उसमें से कुछ 1-2 चीजें मैंने और ऐड कर दी हैं। ये देख लें, मैंने जैसे लिखा हुआ है नेट यील्ड ऑफ वाटर इज नथिंग। और अब आप लोगों को ये पॉइंट समझाना है कि अगर इन केस इनपुट वाटर का 12 है और आउटपुट 6 है, तो अगर हम 12 में से माइनस करेंगे 6 तो फिर तो 6 आंसर आता है, लेकिन हमें आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना होता है। तो दैट्स वाई जब हम 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो फिर तो -6 आंसर आएगा। तो दैट्स वाई अगर आपसे पूछा जाए कि नेट यील्ड ऑफ वाटर, तो वो होता है नथिंग, यानी कि कोई नेट यील्ड नहीं होती। इसलिए जब समराइज करके इक्वेशन लिखी जाती है
तो उसमें फिर वाटर को हम प्रोडक्ट्स के अंदर लिखते ही नहीं है, फिर हम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में लिख लेते हैं और 6 ऑक्सीजन को रिएक्टेंट्स में, ये प्रोडक्ट्स में लिख लेते हैं। बट एक चीज क्लियर कर लें कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, नॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर से ऑक्सीजन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगी। इसी वजह से एक इसमें लाइट रिएक्शन होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वाटर जिसमें रिएक्टेंट है, और एक डार्क रिएक्शन है वाटर जिसमें प्रोडक्ट है। सो इन अदर वर्ड्स जो बुक में लाइन लिखी हुई है कि वाटर इज रिएक्टेंट इन सम रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट इन अदर, तो इसमें याद रख लें कि वाटर इज रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिएक्टेंट इन डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये जितनी भी मैंने स्टेटमेंट्स बोली हैं ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर स्पेशली ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो आगे चलते हैं फैक्टर्स के हवाले से। अब आप लोगों के जो सिलेबस में, पीएमसी के सिलेबस में नेक्स्ट हमने बात पढ़नी है स्पेशली वो फैक्टर्स से रिलेटेड है। और फेडरल की बुक को माइंड में रखते हुए उसने सिलेबस में भी पहले लाइट को मेंशन किया हुआ है, फिर उसके बाद बाकी चीजों को, तो इसलिए हम सबसे पहले लाइट को ही देखेंगे। तो नंबर 1, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ रेडिएशन। फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है कि लाइट का जो बिहेवियर होता है, जो उसकी नेचर होती है, वो दो तरह की होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, और अगर पार्टिकल नेचर होगी तो उसमें हम फिर फोटॉन्स की बात करेंगे, एनर्जी पैकेट्स की बात करेंगे, और दूसरी उसकी नेचर होती है वेव नेचर। और अगर वेव नेचर की बात करेंगे तो फिर वेवलेंथ कहां से कहां तक विजिबल लाइट के अंदर आती है। तो आप लोगों को फिर सेकंड लाइन पर लिखा नजर आ रहा है, विजिबल लाइट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो एक चीज ध्यान में रख लें, द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसमें से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 तक, जो कि वेबगर। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होता है, ये पूरा 7 कलर्स का जो हमारे पास एक बनता है पूरा वर्ड, एब्रिविएशंस हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसको मिलाकर हम बोलते हैं वेबगर। ठीक है, तो इसमें आगे बल्कि मैं मेंशन कर देता हूं ताकि अगर इन केस आप लोगों को याद रखे, यानी कि ये पीडीएफ जब आपको पहुंचेगा तो उसमें ये लिखा नजर आए। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो इस तरह से ये हमारे पास 7 कलर्स बनते हैं और इन 7 कलर्स को मिलाकर हम बोलते हैं वेवगर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस है। इसमें स्पेशली आप लोग उस ग्राफ को माइंड में रखेंगे जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, जो आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना होता है, तो स्पेशली उसके साथ रिलेट करते हुए एक मिनट वेट करें, मैं आपको वो ग्राफ दिखाता हूं जो आपकी बुक में है, तो उसमें से या उससे कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होगा। तो ये वो ग्राफ जो आपकी बुक में बना हुआ है, एक तरफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक तरफ एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हमने जी इसमें पीक्स को कंपेयर करना है, तो अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब देखते हैं तो आप लोगों को 3 डिफरेंट पीक्स मिलती हैं, एक उसमें से क्लोरोफिल ए की है, एक उसमें से क्लोरोफिल बी की है, और फिर एक कैरोटीनॉइड्स की है। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ आ जाएंगे तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें एक ही लाइन नजर आ रही है, पीक्स 2 नजर आ रही हैं, बट ये सिर्फ क्लोरोफिल ए का एक्शन हमें नजर आ रहा है, बिकॉज सारे का सारा एक्शन क्लोरोफिल ए करता है, जो बाकी पिगमेंट्स होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, जिसमें हमने रिलेटिव एब्जॉर्प्शन देखनी है डिफरेंट पिगमेंट्स की, और एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने रिलेटिव इफेक्टिवनेस देखनी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमें ब्लू लाइट और रेड लाइट की रेंज में ज्यादा एक्शन दिखाई देता है। और अगर आप सिर्फ क्लोरोफिल ए की बात करें तो रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और अगर आप एसेसरी पिगमेंट्स को साथ शामिल कर लेंगे तो फिर जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स काज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें ब्लू की पीक ज्यादा बड़ी नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। अब हम दोबारा से जरा नोट्स पर आ जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, the spectrum that indicates the level of absorption of different wavelengths of the light by different pigments is called absorption spectrum। और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होगा इसकी मेजरमेंट के लिए उसका नाम स्पेशली याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन। और अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की मेजरमेंट या उसकी जो है वो एस्टिमेशन लगाई जाए तो उसके लिए आप लोगों ने TW एंजलमैन का नाम पढ़ा होता है, वो भी मैं आपको दोबारा से जरा उसमें बुक पे ले जाता हूं, तो वो भी आपने याद रखना है स्पेशली रिलेटेड टू एक्शन स्पेक्ट्रम। तो उसने कैसे देखा था, कि उसने जो स्पायरोजायरा है ग्रीन एल्गा, उसके ऊपर फिर क्या किया था, उसके ऊपर इन्फेक्शन करवाई थी एरोबिक बैक्टीरिया की, क्योंकि जहां से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। ये देख के ये जो आपको फिगर नजर आ रही है जो आपकी बुक में मौजूद है, तो ये TW एंजलमैन का काम है 1883। डेट याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, अचीवमेंट याद रखेंगे, जिस साइंटिस्ट का भी नाम आया जिस टॉपिक में भी,
तो वो इसके लिए अलग से मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें, एक रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर सारे साइंटिस्ट के नाम आप लोग 1 बाय 1 लिखते जाएं और उसके आगे उनकी डेट लिखते जाएं। तो इसने क्या किया था जी, स्पायरोजायरा के ऊपर ये मैंने जैसे कहा कि उसने पहले लाइट को प्रिज्म से गुजारकर 7 लाइट्स को डिफरेंट एरिया पर वो उसने उसको पास किया, और वहां पर उसको पता चला कि जो एक ब्लू एरिया है और एक रेड एरिया है वहां फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है, बिकॉज जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ एरोबिक बैक्टीरिया की वहां ज्यादा होनी थी जहां से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। तो हम फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करके इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, और उसके लिए हमें क्या मेजर करना होता है, दैट इज द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो उसने फिर इस तरह तरीके से देखा था, तो ये भी आपने याद रख लेना है। तो इस तरह से जब पीक्स को आप कंपेयर करते हैं तो उसमें आप लोगों को अब क्या क्या फर्क नजर आते हैं देखें। ये अब छोटा सा टेबल मैंने शो किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर द पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर थिनर एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रॉडर। किसकी पीक्स की बात हो रही है, जो एक्शन के हवाले से, या एब्जॉर्प्शन और एक्शन की पीक्स। उसके बाद फिर वैली एरिया कौन से वाला होता है, मैं दोबारा से आपको वो ग्राफ दिखाता हूँ जो कि आप लोगों को, जैसे मैं कह रहा था कि उसके अंदर आप लोगों को ये अच्छा कंपैरिजन मिल जाता है। तो ये आप लोगों को जो वैली एरिया है, जो डीपर एरिया होता है नीचे वाला पार्ट, तो अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये वैली एरिया डीप है लेकिन ये ज्यादा वाइड है, और अगर आप एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ये वैली एरिया डीप नहीं है लेकिन नैरो है साथ साथ। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत कम ऐसी लाइट है जहां पर एक्शन जो है वो कम नजर आ रहा है, जबकि बहुत ज्यादा एरिया है जो कि एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहा है, स्पेशली एज फार एज क्लोरोफिल ए इज कंसर्न। तो इस वजह से आप लोगों को एक्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस बताते हुए इन पीक्स का भी डिफरेंस याद रखना है, तो वैली का भी डिफरेंस याद रखना है। और तीसरी बात जैसे लिखी है, वैली इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज डीप जबकि वैली इन एक्शन स्पेक्ट्रम इज नॉट डीप, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जरा पिगमेंट्स पर। जो 4 पिगमेंट्स के नाम आपने याद रखने हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। हालांकि ए के अलावा, बी के अलावा सी भी होता है, डी भी होता है, इवन ई तक भी डिस्कवर हो चुका है, तो ये एलजी में है। ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये एलजी में आपको मिलेंगे। बट अगर आप ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे और ग्रीन एलजी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्लोरोफिल की 2 टाइप्स आपको मिलेंगी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसी वजह से हमें डिटेल सिर्फ इन 2 की याद करनी है। अब क्या क्या याद करना है जी, उसका सबसे पहले तो जनरल फार्मूला जैसे लिखा नजर आ रहा है C55A72O5N4Mg, ये आपकी बुक में मौजूद है। बी का फार्मूला भी मौजूद है जिसमें हाइड्रोजन 2 कम है, 72 की बजाय 70 है, और ऑक्सीजन एक ज्यादा है। उसकी रीजन फिर आप स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। कैरोटीनॉइड का फार्मूला आपकी बुक में नहीं है बट वो जरूर याद रख लें, C40H56। उसकी मेन रीजन कि कैरोटीनॉइड्स इज द ओनली पिगमेंट अमंग दीज व्हिच इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है और तीसरी कोई चीज नहीं होती। जबकि ए में भी बहुत कुछ है और बी में भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा चीजें हैं। फिर ज़ैंथोफिल क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है वो हाइड्रोकार्बन। अब इसमें भी आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर इन केस आप देखेंगे तो प्योर नहीं है, यानी कि प्योर हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको जरा जी नीचे कर लूं ये। और उसके बाद फिर अगर आप इन केस देखेंगे ज़ैंथोफिल का फार्मूला बाकी सेम है, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, एडिशनल चीज क्या है, ऑक्सीजन है। तो इससे पता चला कि अगर 4 ऑप्शंस में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर हाइड्रोकार्बन, तो दैट विल बी कैरोटीनॉइड्स। उससे अगली बात, आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पर मैं डायरेक्टली ले आता हूं जी। इसमें आपने पढ़ा हुआ है वन इज हेड एंड अदर इज टेल। तो हेड के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, पोरफायरिन रिंग इसका केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नेचर है, केमिकल नेम है। तो ये भी याद रखेंगे जो कि 4 पायरोल रिंग्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं और सेंटर के अंदर एक सिंगल मैग्नीशियम होता है तो हम उसको फिर बोलते हैं क्लोरोफिल हेड। तो 4 पायरोल रिंग्स याद रखेंगे जिसमें हर पायरोल रिंग के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन होती है, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन। और उसके बाद फिर लॉन्ग हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होती है जिसको हम फाइटोल टेल कहते हैं। सो इज अटैच टू दी वन ऑफ द पायरोल रिंग। तो ये जो टेल होती है वो 4 में से सिर्फ एक के साथ अटैच होती है। उसका केमिकल फार्मूला आपकी बुक ने बताया हुआ है C20H39। अब इसमें से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे क्लोरोफिल ए का हेड का फार्मूला पूछ लिया गया या क्लोरोफिल बी के हेड का फार्मूला पूछ लिया गया तो इसका मतलब हमें फिर उसका आंसर कैसे मिलेगा, हम इसको यानी कि कार्बन 20 और हाइड्रोजन 39 को माइनस कर देंगे। तो ये मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये टोटल फार्मूला है और अगर इन केस आप इससे आगे चले जाएं और उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके हेड का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग फिर उसमें हेड का फॉर्मूला कैसे मेंशन करेंगे। सो मैं आपको जैसे बता रहा था कि आपने टोटल में से
55 कार्बन में से 20 कार्बन को निकाल देना है। तो जारी बात है, मैं जरा कर देता हूँ। तो इसमें से आप लोग माइनस कर लें और उसके बाद फिर आप लोगों को 20 माइनस करने के बाद जो हमारे पास बाकी रह जाएंगी वो 35। इसी तरह से जब आप हाइड्रोजन जो है वो 3972 में से निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएंगी 33। बाकी सब कुछ वही रहने देना। तो देखें बड़ा सिंपली हमने क्या किया, हमने इसके हेड का फॉर्मूला निकाल लिया। क्योंकि अगर इन केस आपके पास टेल जो है वो जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया तो उसमें कार्बन कितनी है, 20 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 39 है। तो इस तरह से इसका मतलब आपने सिंपली क्या करना था, आपने हेड में से कार्बन में से 55 में से 20 को माइनस कर देना था और 72 में से 39 को माइनस कर देना था। अब इसी चीज को आप सिंपली क्लोरोफिल बी के हवाले से भी अप्लाई करके उसमें भी हेड और उसका जो टेल है वो अलग अलग फार्मूला लिख ले। मैं इसमें सिंपली मेंशन कर देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों के पास अब क्या होगा, कार्बन तो 35 ही रहेंगी लेकिन हाइड्रोजन को 2 कम करनी है तो 31 कर दें, और ऑक्सीजन 1 बढ़ानी है तो वो 6 कर दें। बाकी टेल और जो है वो दोनों की वो सेम है। तो इस तरह से हमने देखें क्या किया है, हमने सिंपली तो उसमें से माइनस कर दिया टेल को, तो ये हेड का भी फार्मूला आ गया और टेल का भी फार्मूला आ गया। उसके बाद फिर इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। उसके अलावा जो बाकी डिफरेंसेस है वो भी आप याद रख लें कि ए के अंदर आपने बताना है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बी के अंदर बताना है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और उसके बाद फिर ए के बारे में हैज मिथाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेन डिफरेंस है। और उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं, हम इसको एल्डो ग्रुप भी किसी हद तक कह सकते हैं। तो उसमें मिथाइल की जगह पर ये मौजूद होता है। मोलेकुलर फार्मूला जैसे मैंने बता दिया, ब्लूइश ग्रीन इन कलर, येलोइश ग्रीन इन कलर, यानी कि हम वैसे पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन लेकिन एक्चुअली वो ब्लू ग्रीन का मतलब है ब्लूइश ग्रीन, और येलो ग्रीन का मतलब है येलोइश ग्रीन। इसी तरह से एब्जॉर्ब्स वेल एट द वेवलेंथ ऑफ अबाउट 450 के करीब, ये ज्यादा अच्छी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। 675 का एरिया जो रेड रीजन है उसमें ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा। और अगर आप बी की बात करें तो 470, वो 450 कर रहा था, ये 470 ब्लू रेंज में, और अगर आप रेड रेंज में चले जाएंगे तो वहां पर 640। और इसी तरह से अगर इनके अगली बात हैज 4 फर्दर टाइप्स विच आर, ये जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है इसकी 4 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेड एब्जॉर्प्शन पीक। वो 670 है, 680 है, 690 है और 700 है। ज्यादा हमने कहा जी 675 एवरेज बनता है, लेकिन प्राइमरी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है। बाकी ये 4 किस्म के हैं और इसकी बी की आगे हम टाइप्स नहीं बनाते। और लास्ट डिफरेंस इसमें सेकंड लास्ट ऑक्युपाइज द रिएक्शन सेंटर ऑफ एटीना कॉम्प्लेक्स, जो फोटोसिस्टम 2 है, यानी उसके अंदर आप लोगों को 680 भी मिलता है और फोटोसिस्टम 1 के अंदर 700 मिलता है। और ये जो बी है ये रिएक्शन सेंटर का पार्ट नहीं होता, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट वन पर हमारे पास है इट इज लेसर एब्जॉर्बेंट एंड इट इज मोर एब्जॉर्बेंट। ये मेन डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। ये स्ट्रक्चर अब आप लोगों को कंपैरिजन के तौर पर मैं दोबारा दिखा दूं, बुक में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बी का नहीं। लेकिन आप सिंपली ए को बी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर आप ये कार्बोनाइल ग्रुप को मेंशन कर दें तो ये बी बन गया। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, किसी जगह पर कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ बात होगी क्लोरोफिल ए के हवाले से। नेक्स्ट वन हमारे पास जो फैक्टर्स हैं इनमें से वाटर का फैक्टर है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ये पीछे बात हो चुकी है। नंबर 2, वाटर एक्ट एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसको हम रेड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। नंबर 3, रिप्लेसेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680, तो जो रिएक्शन सेंटर 2 है उसके P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसकी कमी को वाटर पूरा करता है। तो इसका मतलब ये P700 से नहीं रिलेट करता, P680 से। इसके अलावा 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2 हाइड्रोजन आयंस आर टेकन अप बाय द NADP, और उसको ये रेड्यूस करके चेंज कर देता है इनटू NADPH। द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वैन नील, ये भी आप याद रखेंगे नाम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जो हाइपोथेसिस उसने दी थी कि वाटर से ही ऑक्सीजन आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये उसने हाइपोथेसिस दी थी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करके। तो इसको जरूर याद रखेंगे इस बात को, ही हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट्स स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ओवरऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करो लास्ट पर ही हम लोग इसको देखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताकर फिर अगली वीडियो के अंदर रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कार्बन सोर्स। डेफिनेटली हमने शुरू में भी बात कर ली कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन की। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज इन द डार्क और लाइट इंडिपेंडेंट, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। केल्विन साइकिल के अंदर इसका यूज है, ये इंशाल्लाह हम अगली दफा देखेंगे रिएक्शंस के अंदर। एयर कंटेन्स उसमें कितनी परसेंट है ये पूछा जा सकता है आपसे फिगर।
0.03 से 0.04%। और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, स्पेलिंग्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रेजेंट इन वाटर व्हिच आर यूज्ड बाय द एक्वाटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एज कार्बन सोर्स। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जी जो कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से आपने माइंड में रखने थे। अब इंशाल्लाह जी अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, और इसी तरह से फिर रेस्पिरेशन की बातें भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली दफा बताऊंगा। तो मेरे साथ अटैच रहिएगा। अल्लाह आपको सबको कामयाब करे, आप अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।